हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं ज्योति शर्मा एक और नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक है हमारा अल्फ्रेड टेनिसन की ये पोएम जो कि एक सैड सॉन्ग है। टाइटल है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। पोएम का फर्स्ट क्वार्टरन मीन्स 4 लाइन्स आपके सामने हैं। हम पोएम को एक एक शब्द के साथ अच्छे से समझेंगे, यानी हर शब्द का मीनिंग हम समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जानेंगे पोएम का बेस, यानी क्या बेस है इस पोएम का, क्यों लिखी थी पोइट ने ये पोएम। ये जो पोएम है ये पोइट के बेस्ट फ्रेंड की डेथ के बाद लिखी गई थी। आर्थर हेनरी नाम था उनका। आर्थर हेनरी की डेथ हो जाती है और अल्फ्रेड टेनिसन को उनकी डेथ से बहुत गहरा सदमा लगता है, बहुत गहरा दुख होता है। और इतना दुख होता है कि अल्फ्रेड टेनिसन जो है वो दुख के मारे बिल्कुल शांत हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। कहते नहीं है कि दुख में इतना ज़्यादा सदमा लग गया कि ये इंसान पत्थर का हो गया। इस तरह का उनको दुख हो जाता है कि वो अपना दुख जो है ना वो किसी को व्यक्त नहीं कर सकते थे, इतना गहरा दुख लगा था उनको। तो उन्होंने ये पोएम लिखी थी और आप ये मानिए मेमोरेबल पोएम है, ये सैड सॉन्ग में जानी मानी पोएम है। तो इसे हम स्टडी कर लेते हैं, लेकिन एक जो बेस है ना वो आपको पता लग गया। एक तरीका और सीख लो, तरीका और जान लो, ताकि आपको इस पोएम को जब एनालिटिकली स्टडी करना हो या एनालिटिकली डिस्क्राइब करना हो तो आप बहुत अच्छे से कर सकें। तो आप ये तो जान ही गए हैं कि आर्थर हेनरी की डेथ पर लिखी गई थी ये टेनिसन के द्वारा। लेकिन ये 4 स्टेंजाज में डिवाइडेड है, स्टेंजा नंबर 1, 2, 3 एंड 4। और ये 4 स्टेंजाज जो हैं वो इस तरीके से डिस्क्राइब किए गए हैं कि स्टेंजा नंबर 1 एंड 4 ये दोनों यहाँ पोइट की सैडनेस को एक्सप्रेस करते हैं। यानी यहाँ पोइट ने ना एड्रेस किया है सी को, समुद्र को, ठीक है, और उसके थ्रू वो अपनी सैडनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। स्टेंजा नंबर 2 एंड 3 जो है, हाँ, ये प्रेजेंट करता है एक इमेज जॉय और हैप्पीनेस की। यानी वो दिन जो पोइट ने अपने फ्रेंड के साथ में बिताए थे, बहुत अच्छी यादें थी उसकी अपने फ्रेंड के साथ में। तो जो हमारा स्टेंजा नंबर 2 एंड 3 है वो तो प्रेजेंट करता है एक ऐसी इमेज जो कि जॉय और हैप्पीनेस से रिलेटेड है। और स्टेंजा नंबर 1 एंड 4 जो है वो प्रेजेंट करता है हमारे सामने या एक्सप्रेस करता है हमारे सामने सैडनेस को। ओके, तो आप कह सकते हैं कि जो स्टेंजा नंबर 1 है और स्टेंजा नंबर 4 है जो वहाँ पोइट एड्रेस कर रहा है सी को एड्रेस कर रहा है। और सी को एड्रेस करते हुए ही वो बोलता है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। क्योंकि जब तक बेस नहीं पता होता ना और तरीका नहीं मालूम होता, जब तक हम पोएम को बहुत इंटरेस्ट के साथ नहीं समझ पाते। तो अब आपको ये पोएम जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए, ब्रेक 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 लिखा है। ब्रेक का मतलब आप जानते ही हैं, तोड़ना होता है, तोड़ो या सेपरेट कर देना। मतलब जैसे आपको यहाँ भी मैंने वर्ड मीनिंग में डाला है, ब्रेक मीन्स टू सेपरेट इनटू पीसेस और फ्रेगमेंट्स, टुकड़ों में बांट देना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। तो तोड़ना होता है इसका मतलब। अब पोएम ने जो है हमारे सामने एक पिक्चर प्रेजेंट करी है कि जैसे किसी चीज़ को तोड़ा जा रहा है। ओके, मैंने आपको कहा कि पोइट जो है वो बहुत ज़्यादा सैड था। वाई? बिकॉज ऑफ डेथ। हुज डेथ? पोइट के फ्रेंड की डेथ। पोइट के फ्रेंड की डेथ हुई है और वो बहुत ज़्यादा सैड है। और सैडनेस की वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास है, यानी दिल में उसके फीलिंग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। उस दुख को बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है किसी के सामने। तो वो कैसा हो गया? चुप हो गया। ऐसा हो गया जैसे क्या होता है, एक स्टोन, यानी पत्थर। कहते नहीं है कि इसको तो इतना गहरा सदमा लगा है कि बेचारा पत्थर का हो गया। इट मीन्स ना रोता है ना हंसता है, स्टोन, पत्थर के जैसा हो गया। और ये आपको आगे देखने को भी मिलेगा ये वर्ड। तो आप रिलेट करते हुए चलेंगे ना फीलिंग्स को साथ में वर्ड्स के, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ब्रेक 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 यानी सी को एड्रेस करते हुए पोइट कह रहा है तोड़ो 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, यानी सी को एड्रेस किया है। देखिए, ओ सी लिखा है, अपोस्ट्रोफ जो है आगे मैं आपको पोइटिक डिवाइस में बताऊंगी कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ जो हमारे स्पीकर हैं, पोइट आप कह सकते हैं डायरेक्टली, कि समुद्र से कह रहे हैं कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो। क्या तोड़ो? ओन दाई। दाई मीन्स योर, इट इज़ एन आर्केइक वर्ड, यू नो। कोल्ड ग्रे स्टोन, कोल्ड यानी ठंडा, ग्रे आप जानते हैं कलर है, स्टोन पत्थर। ये कह रहे हैं कि जो
समुद्र के किनारे, समुद्र होता है ना, समुद्र के किनारे किनारे छोटे 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 पत्थर जो हैं वो होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ बड़े पत्थर भी होते हैं, ऐसे भारी भरकम स्टोन्स जो हैं वो होते हैं जो हिलाए नहीं हिलते। तो उन स्टोन्स को तोड़ने की बात कह रहा है कि तुम अपनी लहरों से उन्हें तोड़ दो। कहने का मतलब पोइट जो है वो सैडनेस की वजह से बिल्कुल उदास हो गया, चुप हो गया, तो वो कह रहा है कि कुछ ऐसी हलचल हो कि मेरी चुप्पी जो है वो टूट जाए, यानी मेरी जो फीलिंग्स जो है वो मैं किसी के सामने एक्सप्रेस कर पाऊँ। तो यहाँ वो सी को एड्रेस कर रहा है। सी को एड्रेस करते हुए यहाँ मतलब समुद्र को एड्रेस करते हुए, सी को एड्रेस करते हुए वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है। यहाँ जो समुद्र है ना वो क्या है, जीवन है एक तरह से। लहरें जो हैं वो उसकी क्या है, वो जो परिस्थितियाँ होती हैं जो इंसान के जीवन में आती हैं वो परिस्थितियाँ हैं। यानी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जीवन में जो इंसान को बहुत ज़्यादा उदास कर देती हैं, और इतना उदास कर देती हैं कि वो एक्सप्रेस ही भी नहीं कर पाता है कि मैं कितना दुखी हूँ। तो वही हालत हमारे यहाँ पर पोइट की दिखाई दे रही है। वो कह रहे हैं समुद्र को एड्रेस करते हुए कि तुम अपनी लहरों से पत्थरों को तोड़ दो, यानी जो पत्थर तुम्हारे किनारे पर हैं वो अपनी लहरों से तोड़ दो। और इसको अगर आप पोइट के फीलिंग्स के साथ रिलेट करते हैं तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी जो फीलिंग्स हैं वो मैं किसी के सामने एक्सप्रेस करूं, काश कुछ ऐसा हो जाए। क्लियर? आगे देखना आपको ये और भी क्लियर होगा आगे की 2 लाइन जब हम पढ़ेंगे। एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर दैट थॉट्स दैट अराइज इन मी। आ गया ना कि आई वुड दैट माई टंग कुड अटर। अटर मीन्स, अटर का मतलब स्पीक आउट, बोलना। ओके, कि मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरी जबान बोले कुछ, जो विचार जो सोच मेरे दिल दिमाग में चल रहे हैं, उठ रहे हैं मेरे अंदर, मैं उन्हें बोलना चाहता हूँ, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ। तो किसको कह रहा है कि ओ समुद्र तुम आओ, यानी अपनी लहरों को आगे बढ़ाओ और इतनी तेजी से आगे बढ़ाओ कि ये जो स्टोन जो स्टिल हैं, जो कोल्ड हैं, जिनमें कोई हलचल नहीं है, जो एक जगह ठहरे हुए हैं, उन्हें तोड़ दो। यानी जो भावनाएं, जो फीलिंग्स मेरे दिल में घर कर गई, जो उदासी मेरे दिल में घर कर गई और मुझे पत्थर का बना दी है, वो टूट जाए, काश कुछ ऐसा हो जाए। यानी मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाऊँ, मैं कुछ बोल पाऊँ, जो थॉट्स मेरे दिल दिमाग में चल रही है वो मैं कह पाऊँ। क्लियर है ना ये हमारा? चलते हैं आगे पोएटिक डिवाइस की तरफ। देखिए हेयर रिपीटेशन, यू नो, बिकॉज द वर्ड ब्रेक जो है रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन आप लिखेंगे अपोस्ट्रोफी यूज हुआ है। अपोस्ट्रोफी क्या होता है, देखिए द स्पीकर एड्रेसेस द सी, है ना, एन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट एज इफ इट वर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिज फीलिंग। ओके, तो देखिए किस तरीके से अपोस्ट्रोफ लगा के और कैसे उसको एड्रेस कर रहा है। ऐसे एड्रेस कर रहा है कि जैसे वो कोई लिविंग चीज है जिसको वो बोल सकता है अपनी बात, है ना। अपोस्ट्रोफ इमेजरी तो आ ही रही है आपके सामने, जहाँ ये शब्द आ गए कौन से कि कोल्ड ग्रे स्टोन्स, तो आपके सामने इमेज आ गई ना सी की। सी की इमेज क्रिएट होगी, सी के जो किनारे हैं उनकी इमेज आपके सामने क्रिएट होगी। सो हियर इज इमेजरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वार्टरन की तरफ बढ़ते हैं। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय। मैंने आपको बताया कि क्वार्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये इस तरीके से डिवाइडेड है कि 1st एंड 4th जो हैं वो सी को एड्रेस कर रहा है पोइट, लेकिन 2nd एंड 3rd जो है वो यहाँ पे जॉय और हैप्पीनेस दिखाएगा, और वो जॉय हैप्पीनेस जो है वो भी पोइट से ही रिलेटेड है। पोइट ने जो अच्छे दिन अपने दोस्त के साथ बिताए, जो खुशियों के दिन जो बिताए, उनको यहाँ स्टैंजा 2 एंड 3 में वो डिस्क्राइब कर रहा है, और 1st और 4 में जो उसकी प्रेजेंट हालत है उसको बता रहा है कि उस दुख से वो बाहर निकलना चाहता है, वो जो दुख है वो कितना गहरा है। तो समुद्र को एड्रेस करते हुए ये बात बोल रहा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। 2nd जो हमारा स्टैंजा है, 2nd जो क्वार्टरन है वो ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय। फिशरमैन्स बॉय मीन्स मछुआरे जो होते हैं ना, मछुआरों को कहते हैं फिशरमैन, और फिशरमैन्स बॉय मीन्स मछुआरों के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, समुद्र के किनारे खेलते हैं, क्योंकि मछुआरों का काम होता है मछली पकड़ने का। समुद्र के किनारे ही कहीं इधर उधर वो लोग खेलते हैं, रहते हैं। तो कह रहे ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, कि कितना अच्छा है फिशरमैन्स के बॉय के लिए कि समुद्र के किनारे आते हैं और खेलते हैं। दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले, कि अपनी बहन के साथ में खेल रहे हैं और देखो कैसे चिल्ला रहे हैं। इट मीन्स इन 2 लाइन के अंदर ही देख लीजिए आप, वो अपने दोस्त के साथ जब था ना तो वो क्या करता था, प्ले वर्ड आया उसी से आप समझ लीजिए, खुश रहता था। प्ले इज़ द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस। आप बहुत खुश होते हैं या आपका मूड जो है लाइट रहता है जब भी आप खेल पाते हैं। आप उदास होंगे, दुखी होंगे तो आप खेल नहीं पाएंगे कुछ भी। तो ये जो वर्ड है ये बता रहा है कि
पोइट जो है वो अपने फ्रेंड की कंपनी में खुश फील करता था। तो कह रहा है ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले, कि चिल्लाते हैं खुशी के मारे जब वो अपनी बहन के साथ में खेलते हैं। कौन? मछुआरे के लड़के। ओ वेल फॉर द सेलर लैड। यहाँ दो एग्जाम्पल लिए हैं, फिशरमैन के बच्चों का और सेलर्स। सेलर कौन होते हैं? नाविक होते हैं। कि सेलर के जो लड़के हैं उनका लिया है। लैड जो युवा सेलर हैं उनको समझ लीजिए आप। लैड मीन्स बॉय होते हैं, यंग जो होते हैं उनके लिए है। जो सेलर्स हैं, नाविक हैं, दैट ही सिंग्स, कि वो युवा है, लैड है यानी यंग मैन है, तो वो क्या कर रहा है? गा रहा है। और इंसान गाता और खेलता कब है? ये दो शब्द जो है आप अगर इन पे ध्यान देंगे आपको खुद को पता लगेगा। और देखिए ये जो दो शब्द हैं आए हैं यहाँ पर, प्ले एंड सिंग्स, ये कब आते हैं? जब आपका मूड लाइट होता है, हैप्पी होता है ना। तो ये दो शब्द बता रहे हैं कि यहाँ पर मूड जो है वो उसका कैसा है? खुशनुमा है। यहाँ उसने दो एग्जाम्पल लिए हैं। आप बता सकते हैं जब आप अपने पोएम का आंसर अगर लिखेंगे, क्रिटिकल अप्रिशिएशन अगर लिखेंगे, आप बता सकते हैं। दो एग्जाम्पल यूज़ किया हमारे पोएट ने, फिशरमैन का और सेलर का। इन दोनों का एग्जाम्पल यूज़ किया है और फिशरमैन का किया है उसके बच्चों को बताते हुए कि बच्चे बहुत खुश हैं, खुशी के मारे चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, खेल रहे हैं। साथ ही साथ एक युवा सेलर का एग्जाम्पल लिया है कि वो भी क्या कर रहा है? गा रहा है, अपनी बोट में गा रहा है। यानी बोट जो है उसके अंदर वो चल रहा है, मतलब और गुनगुना रहा है, गा रहा है। ठीक है, चलिए पोएटिक डिवाइसेस कर लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए कंट्रास्ट, द जॉय and vitality of the fisherman's boy and the sailor lad are contrasted, okay, with the speaker's sorrow highlighting his sense of isolation. यहाँ कंट्रास्ट है। कैसे? क्योंकि देखिए खुश है ना ये, आज की प्रेजेंट सिचुएशन के साथ में अगर पोइट इसको कोरिलेट करता है तो स्थिति क्या है? स्टेंजर नंबर फर्स्ट के अंदर वो सी को एड्रेस करके अपना दुख व्यक्त कर रहा है। स्टेंजर जो आपका सेकंड आ गया उसके अंदर वो अपनी खुशी व्यक्त कर रहा है, कब की? जो बीत गई है। और एग्जाम्पल क्या ले रहा है? फिशरमैन के बच्चों का और सेलर लेड का। तो कंट्रास्ट आ गया ना यहाँ पे। साथ ही एलिट्रेशन है, और एलिट्रेशन आप जानते हैं कि रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड एलिट्रेशन, मीन्स अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर देखिए आप, सेलर्स सिंग आता है ना पूरा, तो यहाँ पर सेलर्स लैड सिंग्स, इसके अंदर एस का रिपीटेशन हुआ है, सो ये क्या हो गया? एलिट्रेशन हो गया। सेलर्स लैड, यहाँ पे कोमा है, खत्म नहीं हुआ है ना आपकी पोएम, सॉरी आपकी जो लाइन है ये खत्म नहीं हुई है। सेलर लैड दैट ही सिंग्स, तो ये कंप्लीट में ही मानी जाएगी, तो एस का रिपीटेशन हुआ है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वार्टरन की तरफ। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन, स्टेटली मीन्स डिग्निफाइड। हाँ, बहुत इंप्रेसिव होता है ना जिसका अपीयरेंस, मीन्स बहुत सुंदर सी दिखे, भव्य आप कह सकते हैं इसके लिए एक शब्द भव्य। ओके, एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल। हेवन का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जो बहुत ही सेफ होता है। यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, देखिए हार्ड वर्ड, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको हार्ड लगेगा ना उनके मीनिंग्स जो है आप नीचे अगर नजर डालेंगे आपको क्लियरली विजिबल होंगे। मीन्स ए प्लेस ऑफ सेफ्टी, और यू कैन से रिफ्यूजी, है ना, कि एक बहुत ही सेफ जगह पर बहुत ही भव्य शिप है जो वो चलता जा रहा है और जाकर वो एक ऐसी जगह पर खड़ा हो सकता है जो उसके लिए सेफ है। यानी उसको भी पता है कहाँ जाना है और कहाँ रुकना है। बट ओ फॉर द टच ऑफ ए वैनिश्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टिल। फिर उसके दिल में थोड़ी उदासी आई, क्या कि सबको पता है उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है। एक एग्जाम्पल लेता है शिप का, उनको भी पता है, कह रहा है कि आराम से वो चलती है, बहुत भव्य है, बहुत खूबसूरत है, चलती हैं और वो जाकर एक सेफ जगह पर खड़ी हो जाती है। लेकिन फॉर द टच ऑफ ए वैनिश्ड, अब दो चीज़ आ गई। देखिए टच मीन्स लीविंग, ओके, वैनिश्ड मीन्स ये क्या हो गया? वैनिश्ड, गायब, यानी हाल फिलहाल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। तो टच है लेकिन कैसा है? वैनिश्ड है, गायब हो गया है। कभी तो छूता था, इसका मतलब कभी वो जिंदा था, आज वो नहीं है। एक ऐसा हाथ गायब हो गया जो कभी मुझे छूता था, है ना। एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टिल, एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टिल, ओके, इट मीन्स कि मुझे जो खुशी देती थी उसकी आवाज़, जो हाथ जो है मुझे महसूस होते थे, यानी जो साथ मुझे महसूस होता था, आज वो गायब हो गया है। कहना क्या चाहता है? जो समुद्र के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, अब देखिए समुद्र से रिलेटेड इसने एग्जाम्पल लिया, फिशरमैन बॉय
लिया है ना, सेलर्स का लिया है, साथ ही साथ उसने शिप्स का लिया है, यानी समुद्र के किनारे बैठा है और वो वहाँ पर बैठे बैठे अपनी सारी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त कर रहा है। वो कह रहा है कि वो आज जो एहसास है वो गायब हो चुका है, जो कभी मेरे साथ होता था, वो दोस्त मेरा जो है वो आज मुझे सुनाई नहीं पड़ता। ओके, देखिए अब देखते हैं हम इसकी पोएटिक डिवाइसेस। देखिए वेरी फर्स्ट सिंबोलिज्म, हाउ स्टेटली शिप्स, देखिए है ना, इसमें सिंबोलिज्म भी है, स्टेटली शिप्स आता है। तो देखिए यहाँ आप बता सकते हैं एस एस साउंड है तो एलिट्रेशन भी है। सिंबोलिज्म कैसे है, देखो, सिंबोलाइज द पैसेज ऑफ टाइम, जो समय बीत गया, स्टेटली शिप्स एंड द वर्ल्ड मूविंग ऑन इनडिफरेंट टू द स्पीकर स्क्रिप्ट, कि ये एक तरह से सिंबोलिज्म है स्टेटली शिप्स। इट मीन्स जो समुद्र के अंदर जो नाव हैं, जो बड़े बड़े जहाज हैं, स्टेटली भव्य जो दिखाई देते हैं, वो क्या है, वो एक समय को बता रहे हैं। यानी कभी मेरा जीवन कैसा होता था, बहुत भव्य, बहुत खूबसूरत होता था जब मैं अपने दोस्त के साथ होता था। वही चीज़ ये कह रहा है कि जब मैं उसके साथ होता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं सेफ जगह पर हूँ, जैसे मुझे कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, मुझे ऐसा महसूस होता था। लेकिन आज क्या है, आज वो फीलिंग जो है वो ख़त्म हो गई है। ओके, मेटाफर है यहाँ, क्योंकि देखिए हेवन अंडर द हिल कुड बी ए मेटाफर फॉर द फाइनल डेस्टिनेशन, यू कैन से, है ना, कि कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है। फाइनल रेस्टिंग प्लेस भी कह सकते हो, फाइनल डेस्टिनेशन भी कह सकते हो, कि यहाँ पर ये रूपक अलंकार का काम कर रहा है। एंजार्बमेंट है ये, देखिए कंटिन्यू है लाइन, तो हियर इज एंजार्बमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट और लास्ट क्वाड्रेंट है ये आपका ब्रेक ब्रेक ब्रेक। फिर से फर्स्ट के अंदर भी यही है और लास्ट में यही है, आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ देखिए सी को यहाँ क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, साथ ब्रेक 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 से शुरुआत कर रहा है। फर्स्ट स्टैंजा में भी यही था, तो सेम चीज़ है दोनों। ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रेज, दाई मीन्स योर। ये एक तरह से ना लिरिक के अंदर ये क्वालिटी होती है, लिरिक होता ही है गाने के लिए, गाया जाता है उसे, कि आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा पढ़ने में फील होगा कि एक मेलोडी है, आप गा सकते हैं उसे। दाई योर क्रेज का मतलब क्या होता है, क्रेज का मतलब होता है बहुत ही स्टीप, यानी कोई जैसे पहाड़ होता है या जो पहाड़ी होती है उसकी कोई खड़ी हुई चट्टान, क्लिफ बोलते हैं ना जिसको, खड़ी चट्टान एकदम, वो। कि ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रेज ओ सी, कि सी को बोल रहा है, फिर से सी को एड्रेस कर रहा है कि तोड़ दो किसे, वो जो खड़ी हुई पहाड़ियाँ हैं बिल्कुल एकदम स्टीप जो है, क्लिफ जो है, उनको तोड़ दो। यानी जो बहुत गहरा जो मेरे अंदर भाव है, जो उदासी है, जो किसी के सामने निकल नहीं पा रही है, मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि वो चुप्पी जो है मेरी टूट जाए और मेरी फीलिंग्स जो है वो निकल कर बाहर आ जाएं, ताकि मेरा दिल हल्का हो जाए। कहते हैं ना कि कोई बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो उसको बोलते हैं कि रो ले थोड़ी देर ताकि तेरा दिल हल्का हो जाए, कहते हैं ये चीज़। तो यही चीज़ पोइट बोल रहा है, देखिए कि बट द टेंडर ग्रेस ऑफ ए डे दैट इज़ डेड विल नेवर कम बैक टू मी, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ ए डे। लेकिन टेंडर का मतलब क्या होता है, जेंटल, है ना। ग्रेस ऑफ ए डे, कि वो दिन जिसमें ग्रेस हुआ करती थी, दैट इज़ डेड, वो अब नहीं है, ख़त्म हो गए हैं। यानी वो इंसान जो मेरी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ लेकर आता था, जिसका साथ मेरे लिए खुशी देने वाला हुआ करता था, विल नेवर कम बैक टू मी, वो लौट कर कभी वापस नहीं आएगा। इट मीन्स इट इज़ अ सैड सॉन्ग, ये एक सैड सॉन्ग है। वो ये बातें बार बार बोलकर ये कहना चाह रहा है, अपना दुख जो है व्यक्त करना चाह रहा है। वो कह रहा है कि मेरा जो फ्रेंड है वो डेथ की वजह से मेरे से दूर हो गया है और मैं बहुत दुखी हूँ, चुप सा हो गया हूँ, बस कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी चुप्पी टूट जाए और जो दुख है मेरा हल्का हो जाए, अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर कर लो। इट मीन्स, चलिए इसकी भी पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। वही रिपीटेशन जो आपको दिख रहा है वर्ड के अंदर, रिपीटेशन है यहाँ पे, रिपीटेशन फर्स्ट स्टैंजा के अंदर। ये चीज़ एक तरह से ना आप ये कहो कि जैसे लिरिक की क्वालिटी को बढ़ा रही है, लिख सकते हो आप ना। जब बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करते हैं ना, जब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत मतलब आप बारीकियाँ जो होती हैं पोएम की, वो आपको कहीं ना कहीं रटनी नहीं पड़ेंगी। जब आप कंसंट्रेशन के साथ में वीडियो को देखेंगे, टाइम देंगे, तो बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं कि कुछ नया भी अगर पढ़ेंगे, हो सकता है हमारा कवर किया हुआ नहीं हो कोई वर्क और आप पढ़ रहे हैं उसे, और आपने अगर डीपली स्टडी किया है किसी पोएम को, तो आप वहाँ पर भी उसको कैच कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि कंसंट्रेशन के साथ में, समय के साथ में आप पढ़ा कीजिए, थोड़ा सा टाइम दिया कीजिए, वाकई में कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर आपको मिलेगा। चलिए अब हम थोड़ा सा पोएम के बारे में फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ हम राइटर की भी बात करेंगे, पोइट की भी बात करेंगे। पोइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप क्रिटिकल अप्रिशिएशन लिखते हैं, जब आप रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट लिखते हैं, या फिर
अपने किसी भी ऐसे टाइप क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं तो आपको राइटर के बारे में ज़रूर लिखना चाहिए, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इससे। हमारी इस पोएम के जो राइटर हैं, जो पोइट हैं, वो हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोइट्स। बिल्कुल सही बात है, ये विक्टोरियन पीरियड जो है उससे बिलोंग करते थे, इरा, सेम पीरियड यू कैन से, एक युग जिसे कहते हैं विक्टोरियन इरा जो है उससे बिलोंग करते थे। हिज वर्क इज रनाउड फॉर इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस। आपने देखा ही होगा, अभी पोएम को पढ़ा है, ह्यूमन इमोशंस की बात हो रही है, और ये अपने वर्क में ह्यूमन इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, उसी के लिए जाने जाते हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करते हैं। टेनिसन की जो पोइट्री है ना, उसके अंदर डेप्थ होती है, इमोशनल डेप्थ होती है, ओके, म्यूजिकल रिदम होता है, राइम्स जो हैं ज़्यादा देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि फॉर्म क्या है पोएम की, यानी इसकी जो पोइटिक डिवाइस है उसके अंदर एक क्वालिटी और होती है जो होती है राइम स्कीम। आप जब क्रिटिकल अप्रिशिएशन या लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन आप लिखें, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आप लिखें, तो राइम स्कीम जरूर मेंशन किया कीजिए, क्योंकि सबसे आसान चीज़ जो होती है वो पोएम में राइम स्कीम निकालनी होती है, और आप लोग तो इस समय मास्टर हो चुके हैं, आई थिंक सो, राइम स्कीम को निकाल लेंगे। तो फॉर्म यही चीज़ है। एक तो पोएम जो है स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि 4 स्टेंजास में डिवाइडेड है, और 4 स्टेंजास को देखिए यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन वहाँ मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कैसे स्टेंजास डिवाइडेड हैं और कहाँ कहाँ किसको एड्रेस किया गया है ना। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि स्किप मत किया कीजिए, हर छोटी छोटी चीज़ जो है वो ध्यान से सुनने की है। 4 स्टेंजास हैं, 4 स्टेंजास को कैसे कैसे डिवाइड किया है, ये 2-4 लाइन जो है वो और आप ऐड कर देंगे तो थोड़ा सा अच्छा सा, मतलब मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा ही नहीं, अच्छा सा जो है ना इंप्रेशन पड़ने वाला है एग्जामिनर के ऊपर, जो आपको असेस करेंगे। तो ये है आपके पोएम की राइम स्कीम ABCB। इसके बाद बात कर लेते हैं थीम की, देन मैसेज। थीम जो है मेन वो क्या है, ग्रीफ एंड लॉस। आपको बताया है कि पोइट जो है हमारे, उन्होंने अपने डियर फ्रेंड को खो दिया था और उसके दुख में ही उन्होंने ये पोएम लिखी थी। मैसेज क्या है, देखिए मैसेज है पोएम का, एंड्यूरिंग नेचर ऑफ ग्रीफ एंड द डिफिकल्टी ऑफ एक्सप्रेसिंग प्रोफाउंड इमोशनल पेन। बहुत गहरा होता है ना दुख, तो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, यही मैसेज है इस पोएम का, कि इतना गहरा है मेरा दुख कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, बस कुछ ऐसा हो जाए कि मैं एक्सप्रेस कर दूँ। मतलब उन्होंने ऐसा शब्दों में नहीं कहा है कि कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन वो ऐसा फील कर रहे हैं क्योंकि बहुत भारी है, उनका मन इतना भारी हो चुका है जैसे पत्थर, ठीक है। तो ये थी आपकी पोएम, और ये आज का हमारा वीडियो था। ये जो पार्ट रहता है हमारा राइम स्कीम का, ये हम आपको डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चन में ही आपसे पूछेंगे और आपको इसका कमेंट करके मुझे जवाब देना है कि राइम स्कीम इसकी क्या है, ठीक है। क्योंकि मैं अभी अभी आपको बताई हूँ कि राइम स्कीम इस पोएम की क्या है, इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ में पढ़ा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए। तो पसंद आया अगर वीडियो आपको, लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ में, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए जल्दी से जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।